आज ख़ास मुलाकात में जिस शख्सियत से हम मिलने जा रहे हैं वो अपने समय के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं और लेखन की सभी विधाओं की नुमाइंदगी करते हैं। श्रेष्ठ कवि, कथाकार होने के साथ साथ आप गंभीर गद्य लेखक, चिंतक, विवेचक और अद्भुत अनुवादक भी हैं। आपने यात्रा संस्मरण भी लिखे हैं। आप जितने कल्पनाशील हैं उतने ही यथार्थवादी भी। आपकी लोकप्रियता का कारण आपकी नैसर्गिक विनोद प्रियता है। चिर शिशु, चिर किशोर, चिर युवा और भारत बहुलता के समर्थक आप हैं। जी हाँ, हमारे आज के खुसूसी मेहमान हैं अजित कुमार। अजित कुमार जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद शरद जी। अजित कुमार जी, जहाँ तक हमें मालूम है कि आपके घर में साहित्यिक परिवेश था। जी। आपकी माता जी सुप्रसिद्ध कवित्री और कथाकार थीं। जी। उनके 2 कहानी संग्रह उनके जीवन काल में छपे। आपकी बहन कविता लिखती थी। जी। तो जाहिर है कि आपने कुछ ये सब चीज़ें आपको विरसे में मिली। जी। लेकिन आपने पहली बार कलम कब उठाई? देखिए, ये तो याद करना बड़ा मुश्किल है कि पहली बार कलम कब उठाई। हमको तो लगता है जब से मुझे सुध है तब से है कि मैं लिखता ही रहा हूँ। और एक बड़ी बचपन की कहानी मुझे याद आती है कि मेरी माँ ने बल्कि उसके ऊपर एक लेख भी लिखा था, वो छपा भी था, शायद मेरे कागज़ों में कहीं होगा भी। एक बार मैं कुछ कर रहा था तो उन्होंने मुझसे पूछा, क्या कर रहे हो? मेरे घर का नाम था बबुआ। बबुआ, क्या कर रहे हो? तो मैंने उनको कहा कि अम्मा, मैं अपने जीवन की करुण कहानी लिख रहा हूँ। अच्छा, तो ये एक ऐसी बात थी, करुण कहानी मैं जानता नहीं थी, लेकिन घर में सुना था, ये सब बहुत बोला जाता था। और वो करुण कहानी शायद कोई लिखी भी थी कि एक दुबला पतला आदमी था, एक मोटा ताज़ा था, और उन दोनों में कुश्ती हुई और किस तरह से वो दुबला वाला जीत गया। तो इस तरह से जब से याद आती तब से लिखने पढ़ने का माहौल रहा, क्योंकि मेरे माँ ही नहीं, मेरे नाना भी बहुत ही प्रसिद्ध अपने समय के विषयार्थी थे। जापान अमेरिका गए थे और लौट करके जब आए तो उनका बिरादरी से निष्कासन कर दिया गया, जात से बाहर तो उस कर वक्त दिया बाहर गया। जाना उस ज़माने में था, वो गए थे समुद्र में यात्रा करके, तो सब लोगों ने उनको जापानी डॉक्टर कहते थे। डॉक्टर थे और वैज्ञानिक थे, लेकिन हिंदी प्रेमी थे और हिंदी में उनकी किताबें थी। तब से लेकर के मैं उनसे बहुत प्यार करता था। और जब उनकी मृत्यु हुई तो मैं बहुत छोटा था और मुझे एक कविता उन्होंने सिखाई थी, ट्राई एंड ट्राई अगेन बॉयज यू विल सक्सीड एट लास्ट। मैं इतना छोटा था, मैं जानता नहीं था कि मृत्यु क्या होती है। मैं उनके सिरहाने बैठ करके यही कविता सुना रहा था, बहुत देर तक सुनाता रहा। मैंने सोचा कि शायद ये उठ जाएंगे। तो तब से लेकर के फिर मेरी माँ से, बाद में मेरे घर में निराला जी बहुत समय तक रहे, 2-3 वर्ष रहे। तो मेरे आरंभिक गुरुओं में माँ और निराला और नाना, 3 लोगों को मैं जानता हूँ। आपका पहला कविता संग्रह कंठ की पुकार 1958 में आया। उस वक्त आपकी आयु रही होगी 20 वर्ष। हाँ। 20 वर्ष तो नहीं रही होगी। देखिए, ये मेरी उम्र के साथ भी थोड़ी कठिनाई है, जैसे कि हिंदुस्तान में बहुत से लोगों के साथ होती है कि मेरे उम्र लिखी हुई सन 33, जबकि मैं पैदा हुआ था 1931 में। और इसको मैं शुरू में भी कोशिश की कि ठीक हो जाए। बाद में जो मेरी अभी नई किताब आई उसमें भी मैंने लिखा है कि असली उम्र है 9 जून 1931, लेकिन सरकारी कागज़ों में 9 जून 1933 है। तो हम ये कह सकते हैं कि आपका जो पहला कविता संग्रह वो 20s में आ गया। हाँ, 20s में आ गया था। जी हाँ। उसके बाद फिर लिखता रहा और पहले संग्रह के 3-4 वर्ष बाद एक दूसरी किताब छपी, अंकित होने दो, जो कि अज्ञे जी ने संपादित की थी। कम लोग जानते हैं, लेकिन अज्ञे ने तार सप्तक, तीसरा सप्तक और चौथा सप्तक आदि के अलावा एक बहुत अच्छी पुस्तक माला संपादित की थी। उसका नाम था नए साहित्य सृष्टा। उसमें 3 किताबें छपी थी, पहली रघुवीर साय की, दूसरी सर्वेश्वर की और तीसरी मेरी अंकित होने दो। तो तब से एक लिखने का क्रम जारी रहा और उस किताब की भूमिका में अज्ञे जी ने बड़ी दिलचस्प बात लिखी है। मेरी बहन, जिनका अभी आप जिक्र कर रहे थे, उनको उन्होंने तीसरा सप्तक में लिया। तो अंकित होने दो की भूमिका में लिखा उन्होंने कि सब लोग हिंदी में सोचते थे कि तीसरा सप्तक में अजित कुमार होंगे, लेकिन मैं भी यही सोचता था, लेकिन अंततः अजित कुमार की जगह उनकी बहन आई। उसके कारणों का उन्होंने निर्देश किया है। और फिर बाद में इस किताब की भूमिका में लिखा
उनको लगता था कि अजीत अच्छा लिखते हैं लेकिन कम लिखते हैं। जब उन्होंने बहुत सी चीज़ें मेरी देखी तो फिर उन्होंने कहा कि मैं अपनी भूल स्वीकार करता हूँ और ऐसा करते समय मुझे बड़ी खुशी हो रही। मेरे लिए उस भूमिका का बहुत महत्व है क्योंकि मैं अज्ञे जी को बहुत निकट से जानता हूँ और अपने अंतिम गुरुओं में मैं अज्ञे जी का ही नाम रखना चाहूँगा। आपने दो शख्सियतों का नाम लिया, निराला जी को आपने अपना गुरु माना और आपकी माता जी सुमित्रा कुमारी सिन्हा खुद जी नहीं, एक गुरु का नाम रह गया है जो कि सचमुच मेरे गुरु थे, वो थे बच्चन जी। विदेश मंत्रालय में मैंने उनके साथ काम किया, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में मैं उनका छात्र रहा और जब मैं वापस अध्यापन में लौटा विदेश मंत्रालय में महसूस किया कि बच्चन जी तो चले जाएंगे रिटायर होके और मैं सरकारी नौकरी में फंसा रह जाऊंगा। तो मैंने उनसे कहा कि गुरुजी मैं वापस चला जाऊं अध्यापन में। उनका कहा चले जाओ और फिर मैं आया अध्यापन में, लेकिन मेरा उनसे नियमित संपर्क बना रहा। और बाद में सन 82-83 में मैंने बच्चन रचनावली का संपादन किया। उसकी बड़ी रोचक कहानी है कि राजकमल की जो मलकिन थी शीला जी, तो उन्होंने मुझसे कहा कि अजीत तुम चलो और बच्चन जी से मुझे बच्चन रचनावली का अनुबंध करा दो। उस समय बच्चन जी यहाँ आए हुए थे, अमिताभ जी को चोट लगी थी, उसके बाद यहाँ एशियाड के गेम्स हो रहे थे और अक्सर नहीं कौन सा मंदिर है जो कुतुब मीनार के पास, उसके पास एक बड़ी सुंदर कोठी में वो लोग ठहरे हुए थे, पूरा बच्चन परिवार। तो शीला जी मुझे लेकर के गई और वहाँ उन्होंने कहा कि मैं आपकी रचनावली छापना चाहती हूँ। बच्चन जी ने कहा कि देखो जीवन काल में कहाँ रचनावली छपती है, पर उन्होंने कहा कि नहीं आपका तो अधिकांश लेखन पूरा हो गया है, बाद में अगर कुछ लिखेंगे तो अलग से छप जाएगी। तो फिर बच्चन जी ने एक शर्त रखी कि अगर अजीत लाए हैं आपके साथ आए हैं यहाँ और अजीत इसका संपादन कर दे तो मैं अनुमति दे सकता हूँ। बच्चन जी के साथ ये चर्चा हम जारी रखेंगे। जी। अभी हम रुकेंगे कमर्शियल ब्रेक के लिए। कमर्शियल ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आपने कहा कि आप विदेश मंत्रालय में लगभग 6 वर्ष बच्चन जी के साथ थे। वहाँ पर आपने अनुवाद का बहुत काम किया। हिंदी का अनुवाद करता था अंग्रेजी से हिंदी में। देखिए उस समय ये व्यवस्था थी कि संसद में अगर कोई प्रश्न पूछा जाता है हिंदी में तो उसका जवाब हिंदी में लिखा जाए, दिया जाए। तो उसकी बड़ी विचित्र पद्धति थी कि कोई सवाल पूछता था हिंदी में, आमतौर से यही सवाल पूछा जाता था कि आपके कितने कार्यालयों में हिंदी में काम हो रहा है। तो वो आता था हमारे पास, हम उसका अंग्रेजी में अनुवाद करते थे और वो संबद्ध विभाग में जाता था, वो अंग्रेजी में उत्तर बनाते थे और हम उसका हिंदी में अनुवाद करते थे। तो ये सीधी सी प्रक्रिया जो है इस तरह से जाती थी। अनुवाद की प्रक्रिया की वजह से हिंदी के काम में बहुत बाधाएं पड़ी, लेकिन अब मालूम नहीं कि शायद वो अब बदल गई हो, लेकिन उस समय यही था। लेकिन जब आपने विदेश मंत्रालय से आप मुक्ति पाली और आप अध्यापन के लिए गए, तब आपने एक पुस्तक लिखी बच्चन जी पे, जिसको आप बच्चन जी को दिखाने गए। हाँ, और फिर उन्होंने उसकी भूमिका भी लिखी। रोज़ हम लोग बैठते थे आधे पौन घंटे लंच के समय, और संयोग से इसकी नियम इसलिए और बन गया क्योंकि उनकी पत्नी खाना भेजती थी, हमारा दफ्तर उनके घर के पास ही था, तो वो खाने में मेरे लिए भी एक प्लेट भेज देती थी और कहती तुम इनके साथ बैठ के खाया करो, इनकी तबीयत ठीक नहीं, पेट ठीक नहीं रहता। तो हम खाते थे। उसके बाद जब मैं अपने कमरे में आने लगता था वो कहते थे रुको, असली बात तो खाना नहीं है गपशप है, तो वो हम गपशप करते थे, वो मैं लिख लिया करता, तो उनकी जानकारी उनको नहीं थी। तो जब मैं विदेश मंत्रालय छोड़ करके आया कि किरोड़ीमल कॉलेज में, तो वो टाइप करवाली सी सामग्री मैंने उनको दी। उसी साल अमिताभ बच्चन किरोड़ीमल कॉलेज से पढ़ करके निकले थे। दी तो मैंने बच्चन जी को जा करके, लेकिन उनकी आदत थी कि जब कोई चीज़ पढ़ते थे तो उसके ऊपर पेंसिल से चिन्ह बनाते थे। तो उन्होंने चिन्ह बनाए और उसके बाद कुछ दिन बाद मुझे वो वापस करी पांडुलिपि। उससे पहले एक दिन मुझे अमिताभ बच्चन मिले कॉलेज में, मुझे कहते भाई साहब कहने आपको जान करके खुशी होगी कि डैड ने आत्मकथा लिखनी शुरू कर दी। तो इससे मुझे बड़ी शांति मिली कि एक तरह से कैटलिस्ट का काम उस मेरी पांडुलिपि ने दिया। लेकिन बच्चन जी ये नहीं चाहते थे कि वो छपे। उन्होंने मुझे चिट्ठी भी लिखी कि देखो ये प्रकाश्य नहीं है। मैंने कहा ये प्रकाशित होने के लिए तो लिखी नहीं थी, वो किताब अब जाकर के 2009 में छपी और ये बात है 1962 की। इतने वर्ष वो किताब मैंने न किसी को दिखाई और न छपाई। जब उनके चारों खंड उनकी आत्मकथा के पूरे हो गए तो एक बार 98-99 बम्बई में गया था, तब उन्होंने और तेजी भाभी ने, उनको मैं माँ कहता था, माँ और डैड ने दोनों ने हमसे कहा कि अब तुम चाहो तो किताब प्रकाशित करो। लेकिन वो किताब मैंने तब भी नहीं प्रकाशित की। वो किताब प्रकाशित की 2009 में। उसकी बात मैंने कविवर बच्चन के साथ की भूमिका में ये बात लिखी है कि एक सज्जन ने मुझसे कहा कि ये जिसने पार्लियामेंट के ऊपर हमला किया है वो चाहे छोड़ दिया जाए, लेकिन अमिताभ बच्चन को वो सज़ा मिलनी चाहिए।
और मुझसे कहा कि आप ये उनको कह दिए। मैंने कहा कि मैं उनसे कहाँ मिल पाता हूँ, मैं कैसे कहूँगा, लेकिन उनका गुनाह क्या है। तो कहने लगे कि ये आदमी जो है ये अपने देश को मल्टीनेशनल्स के हाथों बेचे दे रहा है। तो मैंने कहा कौन ऐसा अभिनेता है, कौन ऐसा खिलाड़ी है जो ये नहीं कर रहा है। वो अपने साधन बढ़ा रहे हैं, सब लोग साधन बढ़ाते वो भी बढ़ा रहे हैं। तो उस पर उन्होंने एक बात कही कि मुझे क्या करना, चाहे जो करे, मैं तो इतने बड़े कवि का बेटा है इसलिए मैं दुखी हूँ। मैंने कहा जिनको आज आप बड़ा कवि कह रहे हैं उनको हिंदी वाले लंबे समय तक यही कहते रहे ये कमर्शियल पोइट हैं, पैसा कमाते, मंची कवि हैं। तो कब उनको हिंदी ने सम्मान दिया? मैं उनको सम्मान देता हूँ और मेरे मन में उनके लिए जो सम्मान है उसकी एक वजह ये भी रही कि मैं उनके बहुत निकट संपर्क में रहा और कभी मैंने उनमें कोई क्षुद्रता नहीं देखी, कोई ओछापन नहीं देखा। तो अंग्रेजी में एक कहावत है शरद जी, फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। लेकिन मेरे मन में जितना ही फेमिलियर में हुआ बच्चन जी उनके परिवार से, उतना ही मेरे मन में उनके लिए आदर और श्रद्धा अधिक बढ़ी और आज भी कायम है। तो ये पृष्ठभूमि है। अजित कुमार जी, दो चीज़ें मैं जानना चाहता हूँ, और दोनों चीज़ें, जैसे आप फिल्मों की बात हो रही थी, अमिताभ बच्चन की बात हो रही थी, तो फिल्मों में जैसे फ्लैशबैक कहते हैं, अब हम दो फ्लैशबैक में जाएंगे। जरूर। एक तो ये कि जब आप अजित कुमार शंकर चौधरी से अजित कुमार कब बने? देखिए, मैं शुरू से ही अजित कुमार था, लेकिन मेरा जो 10वें दर्जे में जो सर्टिफिकेट है उसमें लिखा हुआ नाम मेरा अजित शंकर चौधरी। तो सरकारी नाम तो मेरा अजित शंकर चौधरी, नौकरी चाकरी में मुझे वही लिखना पड़ा। लेकिन शुरू से ही मैंने अजित कुमार के नाम से लिखा और कभी भी अजित शंकर चौधरी नाम से नहीं लिखा। लेकिन जब मैं विदेश पहली बार जाने लगा तो मेरे सामने समस्या थी कि पासपोर्ट में क्या नाम जाए। लिखता था मैं अजित कुमार के नाम से, सारी रचनाएं छपती थी, लोग जो थोड़ा बहुत जानते थे मुझे अजित कुमार के नाम से जानते थे। लेकिन मुझे कॉलेज में जहाँ नौकरी मिली थी, मुझे नौकरी दी थी डॉक्टर स्वरूप सिंह ने, वो प्रिंसिपल थे। मैं अपने नाम को लेकर के कभी यह है कि आश्वस्त नहीं था कि क्या नाम है, ये पहचान क्या है। बहुत से लोग हैं अपने नाम के बारे में बहुत ही ज़्यादा पर्टिकुलर होते हैं। लेकिन आप अभी बता रहे थे इंटरव्यू से पहले हमें कि आपके पिताजी चाहते थे कि आप शंकर हाँ, वो ये था। उनका नाम था पूरा चौधरी राजेंद्र शंकर, जमींदार थे और अच्छे बड़े उन्नाव जिले के जमींदार थे। उनको अपने ननिहाल से ददिहाल से जमींदारी मिली थी, वो अपना नाम लिखते थे चौधरी राजेंद्र शंकर। तो हुआ ये पासपोर्ट में समस्या हुई। अब मैंने वहाँ कहा कि अजित कुमार शंकर चौधरी, तो पासपोर्ट वाले इसके लिए तैयार नहीं था कि या तो आप कुमार लिखिए या शंकर। और जब मैं चौधरी अजित शंकर लिखना नहीं चाहता था तो ये हुआ, मैंने खुद ही हल निकाला कि अजित शंकर चौधरी अलियास अजित कुमार। तो ये क्योंकि वो मेरी यात्रा न केवल पारिवारिक थी बल्कि साहित्यिक भी थी। मुझे जाकर के इंग्लैंड में बहुत से लेखकों से मिलना था, तो अजित कुमार के रूप में भी, जो एक अध्यापक और एक पत्रकार के रूप में भी मेरी पहचान थी, और पारिवारिक भी मेरे बहन बहनोई वहाँ पर रहते थे, उनसे भी मिलना था। तो इस तरह से नाम का रहा। एक और फ्लैशबैक दूसरा जो जहन में आता है वो ये है कि जब आप कानपुर में अध्यापन कर रहे थे तो उस वक्त आपके साथ एक युवा आलोचक देवी शंकर अवस्थी आपके साथ थे। अरे मेरे बहुत गहरे मित्र थे। और देखिए, वो कॉलेज था कायस्थों का, और कायस्थों ब्राह्मणों की उत्तर प्रदेश में उस समय बहुत एक दूसरे से लाग डांट चलती रहती थी। हम दोनों की नियुक्ति एक ही दिन हुई और सब लोगों ने सोचा कि एक ब्राह्मण है एक कायस्थ है, दोनों में टक्कर होगी और मज़ा हम लोग देखेंगे। लेकिन संयोग ऐसा हुआ, सौभाग्य मेरा ऐसा हुआ कि हम दोनों 3 वर्ष तक वहाँ रहे और एक भी दिन हमारा झगड़ा नहीं हुआ और हमारा मन एक दूसरे से मिला रहा। और मेरे बहुत ही गहरे मित्र थे, अद्भुत व्यक्ति थे वो। दुर्भाग्य से बहुत ही कम उम्र में स्कूटर दुर्घटना में उनका देहांत हो गया। मैंने उनके ऊपर कई संस्मरण लिखे हैं, अभी और लिखने का मन है। और अभी इसी इतवार को जनसत्ता में एक छोटी सी टिप्पणी मैंने लिखी है जिसमें थोड़ा सा संदर्भ जो है, एक कोष बन रहा है साहित्यकारों की सहायता का, उसके सिलसिले में मैंने यह है कि ये उनकी याद की है। और बहुत उनकी याद आती, क्योंकि वो सचमुच एक बड़े सच्चे ईमानदार आदमी थे और दूसरों की मदद करने वाले थे। उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि राजनीति की थी, इसलिए वो हर एक की मदद करने के लिए आगे आते थे। और उनकी वजह से डीएवी कॉलेज कानपुर में मेरे 3 वर्ष बहुत ही सुख से बीते। आपके संस्मरण और विशेषकर यात्रा संस्मरणों के बारे में बात करेंगे एक कमर्शियल ब्रेक के बाद। कमर्शियल ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आपने कहा कि अभी आप देवी शंकर अवस्थी के अपने संस्मरण कुछ लिखे हैं और कुछ और लिखने जा रहे हैं, लेकिन इधर आपके यात्रा संस्मरण बहुत चर्चित हुए। जी। अब आप कवि हैं, गद्यकार हैं, आलोचक हैं और उसके साथ आप यात्रा संस्मरण भी लिखते हैं, तो दो चीज़ें हम देखिए शरद जी, आप इतने समय से साहित्य से जुड़े हुए हैं, आपने सिनेमा पर इतना अधिक काम किया है और आप
के साथ मैंने कार्यक्रम भी किए हैं। आप जानते हैं कि एक आदमी ऐसे भी होते हैं जो किसी एक विधा में काम करें। मेरा मन ऐसा बिछलता रहता है कि मैं एक ही समय में कविता, कहानी, उपन्यास सबके संदर्भ में सोचता हूँ और करता भी हूँ। बल्कि मेरा जो पहला यात्रा वृत्तांत था सफरी झोले में, उसमें मैंने ऐसे ही कोशिश की कि वो आलोचना भी हो, कविता भी हो, उपन्यास भी हो, कथा भी हो और यह है कि यात्राओं जगहों का वर्णन भी हो। एक मिली जुली विधा। मैं ये महसूस करता हूँ कि हम एक ऐसे युग में रह रहे हैं जहाँ विधाएं अपने अनुशासन को तोड़ रही हैं। थोड़ा सा अनुशासन बनता है उसको तोड़ती हैं और फिर नया स्वरूप बनता है। तो ये जब रहेगा तो उसमें कोई निरा कवि, कोई निरा उपन्यासकार होकर के नहीं रह सकता। मेरा ऐसा विचार है। तो मैं अब ऐसी एक विधा की तलाश में हूँ जो सब कुछ एक साथ बन सके। अजित कुमार जी, आपने अभी हमें बताया कि आप जो यात्रा संस्मरण है उसमें आपने कई नई चीज़ें इंट्रोड्यूस की कि वो इस अंदाज से लिखे जाएं कि उसमें कहानी का अंश भी हो। और लेकिन आप एक कुशल संपादक भी रहे हैं क्योंकि आपने बच्चन रचनावली का संपादन किया। उसके अलावा आपने अपनी माताजी के ऊपर सुमित्रा कुमारी सिन्हा रचनावली का संपादन किया। फिर आपने अपनी बहन कीर्ति चौधरी की रचनाओं का, उनकी कविताएं और कहानियों का संग्रह संपादित किया। आपने अपने मित्र और बहनोई ओंकार नाथ की ओंकार श्रीवास्तव की भी आपने वो उनकी नाग पूजा और अन्य कहानियां संपादित की। तो आप इतने काम कैसे कर लेते हैं? देखिए, एक तो मैं बहुत सा ऋण अपने ऊपर महसूस करता हूँ। हमारे यहाँ आमतौर से माना जाता है कि आदमी 3 ऋणों को लेकर के पैदा होता है, पितृ ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण। तो मैं इस तरह के जो भी ऋण मेरे ऊपर रहे, मित्रों का ऋण रहा, परिवार के लोगों का ऋण रहा है, गुरुओं का ऋण रहा, तो उससे मैं ऋण होना चाहता हूँ और अभी भी मुझे लगता है कि मैं हो नहीं सका। निराला जी के ऊपर बहुत कम मैंने लिखा है। अभी कुछ समय पहले एक लेख मैंने गंभीर उनके ऊपर लिखा। मेरा मन है कि मैं अब एक पुस्तक जो बच्चन जी के ऊपर, जो सन 62 के बाद मेरा उनका संपर्क रहा, पहली किताब का नाम था कविवर बच्चन के साथ। अब इस किताब का नाम रखना चाहता हूँ गुरुवर बच्चन से दूर। उनसे दूर हो गया लेकिन उनके पास भी रहा। अजित कुमार जी, आपने इतनी विधाओं की नुमाइंदगी की है जी। अगर आपसे 2 टूक ये पूछा जाए कि आप सबसे ज़्यादा सहज किस में महसूस करते हैं, कविता में? देखिए, मैं सहज तो महसूस करता था कविता में ही, लेकिन मैंने देखा कि मेरी कविता में बहुत से लोगों की रुचि नहीं है और दिनों दिन कम होती गई है। मेरे बड़े गहरे मित्र और सहपाठी थे रामस्वरूप चतुर्वेदी। जब मैं छात्र था और शुरू में लिखता था तब तो मेरी कविता के प्रेमी भी थे, प्रशंसक भी थे। लेकिन बहुत साल पहले उनकी एक किताब से छपी, हिंदी संवेदना का विकास, उसमें उन्होंने कविता के अर्थ में मेरी एक भी पंक्ति में चर्चा नहीं की है, बल्कि मेरे जो संस्मरण हैं, यात्राएं हैं और जो दूसरी प्रकार की विधाएं, उनका थोड़ा बहुत जिक्र किया है। और मैं रामस्वरूप चतुर्वेदी को एक संतुलित आलोचक मानता हूँ और मैं सोचता हूँ कि उनकी ये राय जो है, इधर ज़रूर ये हुआ है कि मुझे यह महसूस होता है कि जीवन का जितना अनुभव कविता लिखने के लिए होना चाहिए उतने अनुभव को मैं कर नहीं पाता हूँ जितना पढ़ना चाहिए। मेरा ख्याल है कि एक उम्र के बाद 16 साल की, 20 साल की उम्र में तो सभी कवि हो सकते हैं, लेकिन अगर कोई 50 साल की उम्र में भी कवि बने रहना चाहता है तो उसको जीवन को और अधिक पड़ताल करनी चाहिए, अपने अनुभव को और अधिक समृद्ध बनाना चाहिए। मैं सोचता हूँ कि अब मुझे गद्य में अधिक सुविधा होती है लिखने में। उसकी एक वजह और भी है। देखिए, मैंने देखा कि टेक्नोलॉजी एक बड़ी अद्भुत चीज़ है। कंप्यूटर में इस बात की इतनी सुविधा है कि अगर आप कुछ लिखते हैं और उसको काट पीट करना चाहते हैं तो आप उसको एडिट, पेस्ट, कॉपी करके बहुत आसानी से कर सकते हैं। मैं एक बार में अगर चीज़ कोई लिखता था कागज़ पर, उसको काटना होता था, पूरा काट करके उसको फाड़ना पड़ता था, फिर नए से सब लिखना पड़ता था। उस प्रक्रिया की तुलना में